ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 103। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे को होश में आते देख एक जवान लड़की हैरानी से चिल्लाती है, एसगार्ड मास्टर, आप आखिरकार उठ गए। सीनियर सिस्टर्स, एसगार्ड मास्टर जाग गए हैं। युनचे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सफेद कपड़ों में एक खूबसूरत जवान लड़की उसके ठंडे बेड के पास खड़ी है। उसके गाल खुशी से लाल थे। अब आगे युनचे उठकर बैठता है और पूछता है, सीनियर सिस्टर हंगशुए, अभी क्या समय हुआ है? फंग हंगशुए साफ आवाज में जवाब देती है, दोपहर हो चुकी है। एसगार्ड मास्टर, आपको कैसे पता चला कि मैं हंगशुए हूं? मेरी बिग सिस्टर और मैं बिल्कुल एक जैसी हैं। पिछली एसगार्ड मिस्ट्रेस भी हमें पहचान नहीं पाती थी, लेकिन आपने तुरंत मेरा नाम ले लिया। युनचे मुस्कुराता है और कहता है, यह पहचानना तो बहुत आसान है। भले ही तुम्हारा अपीयरेंस, आवाज और एक्सप्रेशंस लगभग एक जैसे हैं, तुम्हारे बॉडी सेंट में हल्का सा फर्क है। फंग हंगशुए अपना मुंह थोड़ा खोलकर पूछती है, बॉडी सेंट? युनचे धीरे से समझाता है, एक काबिल मेडिकल प्रैक्टिशनर को सैकड़ों जड़ी बूटियों को उनकी सेंट से पहचानना सीखना पड़ता है। मेरी नाक एक आम इंसान से ज्यादा सेंसिटिव है। तुम्हारी सेंट एक स्नो फर्न फ्लावर जैसी है, जबकि सीनियर सिस्टर हन्युए की एक फ्रॉस्टिंग फ्लावर जैसी। यह बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन मेरे लिए इसे पहचानना आसान है। फंग हंगशुए अपनी पलकें झपकाती है और कहती है, स्नो फर्न फ्लावर, यह क्या होता है? नाम अच्छा है तो इसकी महक भी अच्छी ही होगी। एसगार्ड मास्टर, आप कितने इंप्रेसिव हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तभी तो पिछली एसगार्ड मिस्ट्रेस ने आपको ही अपनी पोजीशन देने पर जोर दिया, भले ही आप एक मर्द हैं। युनचे मुस्कुराते हुए थोड़ी शरारत के साथ कहता है, वो तो है ही। अभी तो बहुत कुछ है जो मैं जानता हूं। अगर सीनियर सिस्टर हंगशुए चाहे तो मैं अकेले में आपको दिखा सकता हूं। फेंग हंगशुए खुशी से जवाब देती है, हाँ एसगार्ड मास्टर, आपने खुद कहा है आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। लेकिन मैंने कितनी बार कहा है, यह जूनियर मास्टर है, सीनियर सिस्टर नहीं। युनचे पूछता है, मैं समझ गया। अच्छा हाँ, सीनियर सिस्टर हंगशुए, शाओयुन अभी कहाँ है? फंग हंगशुए हंसती है और कहती है, वो स्नो क्लाउड हॉल में है। क्या आप और वो सच में मुंह बोले भाई हैं? आप दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग हैं। उसने अपना सिर नीचे रखा हुआ है और पूरी सुबह से बाहर नहीं निकला। और ये जूनियर मास्टर है, जूनियर मास्टर, जूनियर मास्टर, सीनियर सिस्टर नहीं। सीनियरिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युनचे कहता है, मैं समझ गया, सीनियर सिस्टर। फंग हंगशुए अपना पैर पटकती है और गुस्से से कहती है, आप कभी जूनियर मास्टर की बात नहीं सुनते। तभी मुरोंग चियांगशुए, जून लियांगकिए, मू लानिए, चू युएली और फेंग हान्युए तेजी से अंदर आते हैं। युनचे को देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। वो सब एक साथ कहती हैं, एसगार्ड मास्टर, आप जाग गए। उनके शब्दों और नजरों में गहरी चिंता और परवाह भरी हुई थी, जो पहले मिले ठंडे और बेरुखे बर्ताव से बिल्कुल अलग थी। उन्हें मुसीबत से बचाकर और सन मून डिवाइन हॉल को डराकर भगाकर उसने उनका सच्चा आभार और अपनापन हासिल कर लिया था। युनचे आइस बेड से उछलते हुए जवाब देता है, मैंने आप सबको परेशान किया। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को सुधारने में वक्त लगेगा और मुझे आपकी मेहनत की जरूरत होगी। मेरे पास कुछ और जरूरी काम है, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मुरोंग चियांगशुए पूछती है, एसगार्ड मास्टर, आप अभी जा रहे हैं? आप इतनी देर तक बेहोश थे, आपको और आराम करना चाहिए। युनचे अपनी भौहें नीचे करते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। ब्लू विंड नेशन को डिवाइन फिनिक्स एम्पायर ने रौंद डाला है। चाहे प्रिंस कंसॉर्ट के तौर पर हो या एक आम नागरिक के तौर पर, मैं उन्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। थोड़ा हिचकिचाने के बाद युनचे पूछता है, जूनियर मास्टर युएली, इन 3 सालों में क्या युए चान की कोई खबर मिली? वो जानता था कि हां में जवाब मिलने का चांस ना के बराबर है। उसके उम्मीद भरे चेहरे को देखकर चू युएली का एक्सप्रेशन फीका पड़ जाता है और वो ना में अपना सिर हिला देती है। युनचे एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, कोई बात नहीं। 3 साल पहले मैंने ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड से उसके बारे में कोई भी जानकारी ढूंढने को कहा था। उनकी काबिलियत से उन्हें अब तक जरूर कुछ ना कुछ मिल गया होगा। चू युएली सिर हिलाती है, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वो कहती है, एसगार्ड मास्टर, जब आप वहां जाएं तो प्लीज सिया किंगयू के बारे में भी पूछिएगा। अब जब यहां का संकट टल गया है,
उसका बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। युनचे कहता है, मैं पूछूंगा। मैं कुछ वक्त के लिए डिवाइन फिनिक्स एम्पायर में रहूंगा। अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत एक साउंड ट्रांसमिशन भेजना। मैं फौरन वापस आ सकता हूं। फिर वो फ्रोजन क्लाउड डिसाइपल्स को अलविदा कहता है, प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क निकालता है और ब्लू विंड इंपीरियल सिटी वापस लौट जाता है। शहर कल से ज्यादा शांत लग रहा था। वो हताशा वाला माहौल थोड़ा कम हो गया था। प्रिंस कंसॉर्ट युन के लौटने और उसके द्वारा डिवाइन फीनिक्स आर्मी को तबाह करने की खबर फैल चुकी थी, जिसने एक लंबे समय से बुझी हुई उम्मीद को फिर से जगा दिया था। कांग युए उसके स्वागत के लिए दौड़कर बाहर आती है। वो पूछती है, हस्बैंड, सन मून डिवाइन हॉल के साथ क्या हुआ? इससे पहले कि युनचे जवाब दे पाता, शाओयुन जोश में चिल्लाता है, एम्प्रेस सिस्टर इन लॉ, बिग ब्रदर बहुत ही इंप्रेसिव थे। सन मून डिवाइन हॉल के लोग कितने स्ट्रांग थे। उनके साथ मोनार्क्स और उनका यंग मास्टर भी था, लेकिन बिग ब्रदर ने एक को जलाकर मार डाला और बाकियों को डराकर भगा दिया। सेवेंथ सिस्टर, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं तो बस वहां खड़ा था। शाओयुन के साधारण शब्द उस सिचुएशन के असली खतरे को बयां नहीं कर सकते थे, जहां युनचे की हर सांस एक गहरी खाई के ऊपर रस्सी पर चलने जैसी थी। कांग युए ने युनचे की आंखों में विश्वास देखा और समझ गई कि संकट टल चुका है। कांग युए मुस्कुराती है और कहती है, जब तक सब ठीक है, तुम्हें अब ग्रैंडफादर के पास जाना चाहिए। युनचे जवाब देता है, हां, मैं शाओयुन को तुरंत वहां ले जाऊंगा। शाओली और शाओलिंगसी से फिर से मिलने के ख्याल से उसका दिल गर्माहट से भर गया। युनचे शाओयुन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, शाओयुन, हम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी जा रहे हैं, जहां तुम पैदा हुए थे। तुम अपने असली खून के रिश्तेदारों से मिलोगे। शाओयुन एक पल के लिए रुकता है, फिर मजबूती से सिर हिलाता है। हां, यही तो मुख्य कारण था कि वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट आया था। नंबर 7 अंडर हेवन। शाओयुन का हाथ पकड़ती है और जोश से कहती है, मुझे भी जाना है। युनचे मुस्कुराता है और कहता है, तुम और शाओयुन अब फैमिली हो। बिल्कुल, तुम्हें तो आना ही होगा। युएर, मैं जल्द ही ग्रैंडफादर और लिटिल आंट को वापस ले आऊंगा। ब्रदर अंडर हेवन, युएनबा, इंपीरियल सिटी अब तुम्हारे हवाले। शाओयुनबा अपनी उंगलियां चटकाता है और शेखी बघारता है, ब्रदर इन लॉ, चिंता मत करो, कोई भी यहां पास नहीं भटकेगा। युनचे शाओयुन और नंबर 7 से कहता है, चलो चलते हैं। शाओयुन घबराते हुए पूछता है, बस ऐसे ही? क्या हमें कुछ तैयारी नहीं करनी चाहिए? इल्यूजोरी डीमन रेल में 22 साल तक प्रोफाउंड स्काई बास्टर्ड का ठप्पा लगने के बाद वो कभी अपने खून के रिश्तेदारों से नहीं मिला था। युनचे उसे पकड़ता है और कहता है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, चलो। वो प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में घुसते हैं और एक पल में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। युनचे एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, आखिरकार मैं उस जगह लौट आया जहां मैं बड़ा हुआ। हवा जानी पहचानी थी, लेकिन उसमें बारूद की गंध नहीं थी। 3000 मीटर की ऊंचाई से उसने अपनी जन्मभूमि को देखा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, सबसे छोटे देश का सबसे छोटा शहर। उसे याद था, उससे भी ज्यादा शांत था। डिवाइन फिनिक्स एम्पायर ने यहां 2 लाख की सेना भेजी थी, लेकिन अटैक नहीं किया था। गलियां साफ सुथरी और बिना किसी नुकसान के थीं। अजीब बात यह थी, उसे सिटी हेड्स पैलेस के पास सिर्फ लगभग 100 सैनिकों की ही प्रेजेंस महसूस हुई। उसे राहत महसूस हुई, लेकिन शंका भी। इतनी बड़ी सेना को एक छोटे दूर दराज शहर में बिना किसी साधन के क्यों भेजा गया और उन्हें बस बेकार क्यों छोड़ दिया गया? ईस्ट से गहरे धमाकों की आवाज आई। युनचे अपनी आंखें सिकोड़ता है और लाल परछाइयां देखता है। डिवाइन फेनिक्स आर्मी, जो एक सुनसान पहाड़ी इलाके में नियंत्रित तरीके से जमीन पर धमाके कर रही थी। शाओयुन घबरा कर पूछता है, यह कैसी आवाज है? क्या कोई लड़ाई हो रही है? युनचे उलझन में अपना सिर हिलाता है। वो जवाब देता है, नहीं, ये डिवाइन फीनिक्स आर्मी है। ऐसा लगता है वो जमीन पर धमाके कर रहे हैं। शाओयुन पूछता है, जमीन पर धमाके? क्यों? ट्रेनिंग के लिए। युनचे फिर से अपना सिर हिलाता है और कहता है, पता नहीं, चलो अभी उन्हें इग्नोर करते हैं, हम नीचे उतर रहे हैं। वो एक जाने पहचाने कोर्टयार्ड की तरफ इशारा करता है। वो शाओ फैमिली का कोर्टयार्ड है, जहां मैं बड़ा हुआ। ग्रैंडफादर और लिटिल आंट अभी वहीं हैं। जैसे ही वो नीचे उतरता है, जैस्मिन अचानक उसके दिमाग में चिल्लाती है, रुको! युनचे तुरंत रुक जाता है। वो पूछता है, जैस्मिन, क्या हुआ? जैस्मिन पूछती है, ये कौन सी जगह है? फ्लोटिंग क्लाउड सिटी। वो अभी अभी जागी थी। युनचे जवाब देता है, मैं अभी लौटा हूं, तुम्हें क्या मिला? जैस्मिन शांत हो जाती है, फिर गहरी आवाज में कहती है, क्यों?
यहां डेविलिश एनर्जी क्यों है? युनचे हैरान होकर पूछता है। डेविलिश एनर्जी? तुम्हारा क्या मतलब है? जैस्मिन की आवाज और गहरी हो जाती है। वो समझाती है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह यकीनन डेविलिश एनर्जी है। सरल शब्दों में, जब नेगेटिव इमोशंस एक सीमा तक पहुंच जाते हैं तो लॉज मुड़ जाते हैं और प्रोफाउंड एनर्जी म्यूटेट हो जाती है। इससे पैदा होने वाली डेविल प्रोफाउंड एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जिनके पास ये होती है उनका दिमाग बिगड़ जाता है। वो ऐसे बुरे जीव हैं जिनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, डीमंस या डेविल्स। युनचे शांत रहता है। जैस्मिन गहरी नफरत के साथ आगे कहती है, यह प्लेन अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यहां असल में डेविलिश एनर्जी है। युनचे अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछता है, यह शख्स फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में है? जैस्मिन कंफर्म करती है, सही कहा, और यह उसी शॉकलैंड के अंदर है जहां तुम लौटने वाले हो। युनचे का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो चिल्लाता है, क्या? जैस्मिन उसे उकसाती है, तुरंत नीचे जाओ और चेक करो। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे लो लेवल प्लेन पर कौन शख्स डेविलिश एनर्जी रिलीज कर सकता है? शाओयुन पूछता है, बिग ब्रदर, क्या हुआ? युनचे के चेहरे पर अचानक आए बदलाव को देखकर वो और नंबर 7 अंडर हेवन भी टेंस हो जाते हैं। युनचे बेबस होकर कहता है, लगता है यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है। चलो नीचे चलते हैं। वो शॉकलैंड के मेन एंट्रेंस पर नहीं, बल्कि ईस्ट साइड में पहाड़ों के पास एक छोटे से साधारण सजे हुए कोर्टयार्ड में उतरता है। एक कोने में एक एमरल्ड ग्रीन अंगूर की बेल थी जो लगभग पके हुए अंगूरों से लदी हुई थी। उसके पास एक साधारण पत्थर की टेबल और 2 छोटे स्टूल रखे थे। वहां खड़े होकर युनचे एक पल के लिए खो सा जाता है। उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी डगमगा जाती है। शाओयुन पूछता है, बिग ब्रदर, यह जगह? युनचे धीरे से जवाब देता है, यह जगह मेरी जिंदगी के पहले 16 सालों की लगभग सारी यादें संभाले हुए हैं। यह मेरा घर है। नंबर 7 अंडर हेवन हैरानी से पूछती है, ये बिग ब्रदर ही उनका घर है? उसके लिए, जो अंडर हेवन फैमिली की इकलौती प्रिंसेस थी, यह सादा सा कोर्टयार्ड उस इंसान के लिए बहुत ही मामूली और साधारण लग रहा था जो इल्यूजरी डीमन रेल्म का डीमन लॉर्ड था। युनचे मुस्कुराता है और कहता है, सही कहा, मैं यहां अपनी लिटिल आंट के साथ रहता था और हम एक दूसरे की परछाई की तरह थे। जब मैं 10 साल का हुआ तो ग्रैंडफादर ने कहा कि हम अब एक ही कोर्टयार्ड में नहीं रह सकते। वो कई दिनों तक रोती रही और मैंने भी विरोध किया, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हिले। वो अक्सर चुपके से मेरे साथ सोने आ जाती थी, लेकिन डांट पड़ने के बाद हम धीरे धीरे समझ गए कि ये ठीक नहीं है और उसने आना बंद कर दिया। उसकी मुस्कान बिल्कुल साफ थी, रूह से निकली हुई। उन सालों में लोगों के मजाक और उसकी क्रिपल्ड प्रोफाउंड वेन्स के बावजूद उसकी लिटिल आंट के साथ बिताए खुशी के पल दुख भरे पलों से कहीं ज्यादा थे। अब वो ताकतवर था, बहुत से लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन उसकी दुनिया ऐसी आजमाइशों से भरी हुई थी जो उसे उस साधारण खुशियों भरी दुनिया से दूर रखती थी। 6 साल से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन कोर्टयार्ड वैसा का वैसा ही था। यहां तक कि 6 साल पहले उसकी शादी के दिन की लैंटर्न भी अभी तक लटकी हुई थी, हवा से थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। जगह बेहद साफ सुथरी थी, जैसे रोज सफाई होती हो। उसने पत्थर की टेबल पर अपनी उंगली फेरी, धूल का एक कण भी नहीं था। यहां अभी अभी कोई था। एक आवाज आती है, लिटिल छे, क्या ये तुम हो? यह आवाज युनचे की सोल तक को हिला देती है। वो तुरंत मुड़ता है। एंट्रेंस पर हल्के हरे ड्रेस में शाओलिंगसी खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं। युनचे धीरे से कहता है, लिटिल आंट, मैं वापस आ गया। शाओयुन हकलाते हुए कहता है, आह, वो उनकी लिटिल आंट हैं। वो खूबसूरत नाजुक लड़की उससे भी छोटी लग रही थी, फिर भी वो उसके खून का रिश्ता थी। आंसू बहने लगते हैं और शाओलिंगसी खुद को युनचे की बाहों में झोंक देती है। उसे जोर से गले लगाकर सिसकने लगती है। वो बस दोहराती रहती है, लिटिल छे, लिटिल छे, लिटिल छे। युनचे उसे नरमी से गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो लिटिल आंट। मैंने वादा किया था कि मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैंने तुमसे 3 साल इंतजार करवाया। उसका शरीर और भी नाजुक लग रहा था और उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तो बल्कि घट गई थी। वो जो कभी जिंदा दिल लड़की हुआ करती थी, अब उसके अंदर एक गहरी उदासी थी जो उसका दिल तोड़ रही थी। इन 3 सालों में मेरी मौत की खबर और देश पर आई मुसीबत ने उसके दिल पर जालिम निशान छोड़े हैं। वो अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है
उसकी आंखों में दर्द था। जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं हर दिन उसकी मुस्कान देखता था। अब जब मैं ताकतवर हूं, तो मैं उसे सिर्फ दर्द ही क्यों दे रहा हूं? जो पावर मैंने हासिल की, वो आखिर थी किस लिए? वो अपना सिर हिलाती है और धीरे से कहती है, मैं जानती हूं, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। यूनचे एक मजबूत आवाज में कहता है, लिटिल आंट, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी। उसकी आवाज अचानक रुक जाती है। एक हद से ज्यादा ठंडा ऑरा उस पर लॉक हो जाता है। दिल चीर देने वाला एहसास जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिमाग में पाताल जैसी काली डिमोनिक आंखों की एक इमेज चमक जाती है। क्या ये वही डेविलिश एनर्जी है जिसका जिक्र जैस्मिन ने किया था? कौन है ये? वो मुड़ा। उसकी नजर हवा में फ्लोट कर रहे एक ब्लैक फिगर पर जा टिकती है। वो आदमी उससे छोटा और पतला था, लंबे काले बाल, एक सख्त पीला पड़ा चेहरा और बेजान आंखें। उसका ऑरा हड्डियों तक को ठंडा कर देने वाला था। उसमें जिंदगी का कोई एहसास नहीं था, जैसे कोई फ्लोट करती हुई लाश हो। उसका चेहरा देखकर युनचे का चेहरा हैरानी से भर जाता है। युनचे हिचकिचाते हुए कहता है, फैन जुएचेन। उस आदमी का अपीयरेंस वैसा ही था, लेकिन उसका ऑरा बिल्कुल अलग था, जिससे एक साफ बर्फीली ठंडक वाला खतरा निकल रहा था। एक ऐसा खतरा जो युनचे को सिर्फ अर्ली स्टेज मोनार्क्स से ही महसूस होता था। जैस्मिन उसके दिमाग में कहती है, ये तो वही लड़का है। फेनजुचन हड्डियों तक चुभने वाली नफरत से कहता है, युनचे, तुम अभी भी जिंदा हो। तुम सच में अभी भी जिंदा हो। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। फेनजुचन आगे कहता है, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी हथेलियों में ब्लैक एनर्जी घूम रही थी। क्या तुम जानते हो, जब मैंने सुना कि तुम मर गए हो तो मुझे कितनी नफरत और तकलीफें हुई थी। मैं अपने सपनों में दुआ करता था कि तुम वापस जिंदा हो जाओ, ताकि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकूं। युनचे उसे देखता है और कहता है, लगता है तुम्हारा सपना सच हो गया। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? जैस्मिन उसके दिमाग में कोल्डली हंसती है। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के 5वें लेवल पर है। अपनी डेविल प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के साथ वो आमने सामने की लड़ाई में तुम्हें यकीनन मार सकता है। युनचे की आंख का कोना फड़कता है। वो चिल्लाता है, तुम मजाक कर रही हो, है ना? उसने सालों पहले फेन जुएचेन को इस विश्वास में छोड़ दिया था कि वो कभी उसके लिए खतरा नहीं बन सकता। उसका अपना ग्रोथ स्पीड बेजोड़ था, उसके ब्लड लाइन्स, डिवाइन पावर और जैस्मिन के गाइडेंस की बदौलत। फेन जुएचेन, जो तब सिर्फ स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म पर था, 4 साल से भी कम समय में एक मिड स्टेज मोनार्क कैसे बन सकता है? जैस्मिन कोल्डली जवाब देती है, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं? तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। उसकी यह स्ट्रेंथ कल्टीवेशन से हासिल नहीं हुई है। एक डेविल ओरिजिन उसकी सोल में इंजेक्ट किया गया है। युनचे पूछता है, डेविल ओरिजिन? यह क्या चीज है? जैस्मिन ठंडी आवाज में डांटती है, बेहतर होगा कि तुम अभी की हालत पर ध्यान दो। जब तुम घास काटकर जड़ें नहीं निकालते तो तुम अपने लिए एक मुसीबत पीछे छोड़ जाते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुसीबत इतनी बड़ी होगी। शाओयुन पूछता है, बिग ब्रदर, ये आदमी। युनचे चिल्लाता है, मेरे पीछे मत आना। वो एक हाथ आगे करता है और एनर्जी की एक वेव से शाओयुन और नंबर 7 अंडर हेवन को पीछे धकेल देता है। अपने दूसरे हाथ से वो शाओलिंगसी को पकड़कर अपने पीछे कर लेता है। फेन जुएचेन डार्क और मनहूस टोन में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी वही बेकार का कचरा हूं जिसे तुमने सालों पहले जिंदा छोड़ दिया था? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान एक झटके में नहीं लूंगा। पहले मैं तुम्हें वो सारा दर्द और तकलीफों महसूस कराऊंगा जो मैंने झेला है। उसकी आंखों में एक ब्लैक लाइट चमकती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एक ब्लैक एनर्जी की वेव युनचे के गले की तरफ भेजता है। रोशनी धीमी हो जाती है और एक मनहूस ठंडी एनर्जी युनचे की हड्डियों में समा जाती है। उसने ऐसी प्रोफाउंड एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं की थी। इल्यूजरी डीमन रेल्म के फॉलन डेविल फ्लेम्स भी इस अटैक की प्यूरिटी और डेंसिटी के सामने कुछ नहीं थे। युनचे अपना हाथ ऊपर उठाता है, अटैक का सामना करने के लिए फिनिक्स फ्लेम्स जलाता है। लेकिन उसी पल शाओलिंगसी चिंता से चिल्लाती है और उसके सामने आ जाती है, अपने हाथ फैलाकर अटैक को रोकने के लिए। युनचे शॉक हो जाता है। वो अपनी फ्लेम्स बुझा देता है, शाओलिंगसी को पकड़ता है और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन डिफेंसिव बैरियर बना लेता है। फेन जुएचेन का एक्सप्रेशन बदल जाता है
और वो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेता है, अपनी ज्यादातर ब्लैक एनर्जी वापस ले लेता है। बची हुई एनर्जी युनचे के इविल गॉड बैरियर पर फट जाती है। वो कलरलेस बैरियर काला पड़ जाता है और फिर उसकी सतह पर मुट्ठी के आकार के छेद बन जाते हैं। उस डार्क एनर्जी ने आसानी से उसके सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को तोड़ दिया था। बैरियर टूटा नहीं था, बल्कि गल गया था। इस डार्क प्रोफाउंड एनर्जी में भयावह कोरोसिव पावर थी, एक ऐसी डरावनी प्रॉपर्टी जिसके बारे में जैस्मिन ने बताया था। फेन जुएचन भी उतना ही शॉक में था। वो जानता था कि उसके पास अब कितनी भयावह ताकत है। युनचे सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म पर था, उसकी नजरों में एक चींटी। फिर भी युनचे ने एक ऐसे अटैक को पूरी तरह से रोक लिया था जिसके सामने एक ओवरलॉर्ड को भी मुश्किल होती, खासकर जब उसने जबरदस्ती अपने अटैक को डिफेंस में बदला था। यह हैरानी सिर्फ एक पल के लिए ही रहती है और फिर उसकी नजर शाओ लिंगसी पर जा टिकती है। यह देखकर कि उसे कोई चोट नहीं आई, उसका ऑरा स्थिर हो जाता है और फिर और भी ठंडा हो जाता है। युनचे पूछता है, लिटिल आंट, तुम ठीक हो? वो उसे अपने पीछे धकेल देता है। शाओ लिंगसी चिंता से उसे पकड़ते हुए मिन्नत करती है, मैं ठीक हूं लिटिल चे, जल्दी से यहां से चले जाओ। वो सालों पहले वाला फेन जुएचन नहीं है, तुम उसे नहीं हरा सकते, चले जाओ जल्दी। फेन जुएचन चिल्लाता है, उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। युनचे, तुम आखिरकार मेरे हाथों में आ ही गए, इसलिए मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगा कि तुम कुत्ते की मौत मरो। उसके चारों तरफ की ब्लैक एनर्जी फट पड़ती है और दुनिया अंधेरी और मनहूस हो जाती है, जैसे नरक की किसी परगेटरी में डूब गई हो। शाओयुन घबराकर चिल्लाता है, नंबर 7 अंडर हेवन को बचाते हुए, ये क्या है? उनके आसपास की रोशनी निगली जा रही थी। शाओ लिंगसी चिल्लाती है, फिर से युनचे को बचाने के लिए अपने हाथ फैलाते हुए। वो मिन्नत करती है, मत करो बिग ब्रदर फेन, मैं आपसे भीख मांगती हूं, प्लीज उसे मत मारो। फेन जुएचन चिल्लाता है, मुझे उसे मारना ही होगा। उसने मेरी इज्जत को रौंदा, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे मास्टर और मेरे पूरे क्लैन को मार डाला। मेरी नफरत आसमान तक जा पहुंची है। मैं अपना बदला कैसे न लूं? उसे मेरे हाथों ही मरना होगा। शाओ लिंगसी अपना सिर हिलाते हुए मिन्नत करती है, मैं जानती हूं आप बुरे इंसान नहीं हैं, आपका दिल अच्छा है। आपने मुझे और इस शहर के सभी लोगों को बचाया। आप अपनी नफरत को छोड़ क्यों नहीं देते? आप थक नहीं गए? क्या इससे तकलीफें नहीं होती? फेन जुएचन कोल्डली कहता है, थकान, दर्द, ये चीजें क्या मायने रखती हैं? मैं सिर्फ उसकी वजह से इस हालत में हूं। उसे मारने की ताकत पाने के लिए मैंने ऐसी अकल्पनीय तकलीफ सही है जो अभी भी हर सांस के साथ मुझे परेशान करती है, मुझे याद दिलाती है कि मैं ये दुश्मनी कभी ना भूलूं। युनचे चुपचाप सुनता रहता है। फेन जुएचन एक हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी हथेली में एक डेंस ब्लैक वोर्टेक्स घूम रहा था। वो कहता है, तुम्हारी कोई और रिक्वेस्ट मैं मना नहीं करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मेरा बदला रोका नहीं जा सकता। शाओ लिंगसी अपनी जगह पर डटी रही। उसकी आंखों में मिन्नत की जगह अब दृढ़ निश्चय था। वो कहती है, लिटिल चे ने तुम्हारे क्लैन को मेरी वजह से मारा, इसलिए अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। फेन जुएचन का सीना ऊपर नीचे होने लगा और उसका आगे बढ़ा हुआ हाथ कांपने लगा। वो कहता है, नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस इतनी भीख मांगता हूं कि मुझे युनचे को मारने से मत रोको। तुम जानती हो, तुम मुझे रोक नहीं सकती। शाओ लिंगसी एक मजबूत निगाह से कहती है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन अगर तुमने लिटिल चे को मारा तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नफरत करूंगी और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फेन जुएचन जमसा गया। उसके चारों तरफ की उदास एनर्जी बेकाबू होकर घूमने लगी और उसकी आंखों में नफरत की जगह गहरा दर्द आ गया। शाओ लिंगसी के शब्द उसकी रूह में उतर गए थे। उसकी अंधेरी दुनिया में वही उसकी इकलौती गर्माहट थी, उसकी इकलौती रोशनी, शायद उसके बदले से भी ज्यादा जरूरी। युनचे हैरानी से देखता है कि फेन जुएचन का ऑरा बेकाबू हो जाता है और उसका चेहरा दर्द से बिगड़ जाता है। उस पर टिका हुआ किलिंग इंटेंट भी गायब हो जाता है। फेन जुएचन चिल्लाते हुए है, डीप रेड कलर के खून की उल्टी कर देता है। शाओ लिंगसी घबराकर चिल्लाती है। युनचे जैस्मिन से पूछता है, क्या हो रहा है? क्या वो कंट्रोल खो रहा है? जैस्मिन जवाब देती है, नहीं, उसकी प्रोफाउंड एनर्जी ने उसके खुद के दिल पर हमला कर दिया। अब भी जो कुछ हुआ उससे उसका दिमाग और सोल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। फेन जुएचन युनचे को घूरता है। उसका खून से सना चेहरा पीला और बुरा लग रहा था। वो चिल्लाता है,
युन छे। युनचे धीरे से शाओलिंगसी को अपने पीछे करता है और फेन जुएचेन की तरफ चलने लगता है। शाओलिंगसी उसका कंधा खींचकर मिन्नत करती है, लिटिल छे, उधर मत जाओ। युनचे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चिंता मत करो, हमारे बीच की दुश्मनी मिटाई नहीं जा सकती। एक ही रास्ता है कि इसका सामना किया जाए। वो सालों पहले वाला फेन जुएचेन नहीं है, लेकिन मैं भी वही युनचे नहीं हूं। उसके लिए मुझे मारना आसान नहीं होगा। वो ऊपर फेन जुएचेन को देखता है और शांति से कहता है, फेन जुएचेन, हम दोनों इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन आज इसका समय नहीं है। मेरे पास बहुत सारे काम हैं और जैसा कि तुम देख सकते हो, जब तक मेरी लिटिल आंट यहां है, तुम्हारे लिए मुझे मारना मुश्किल होगा। युनचे की आवाज गहरी हो जाती है जब वो ईस्ट की तरफ इशारा करते हुए करता है, लेकिन हमें इसे सुलझाना ही होगा। आज से 3 महीने बाद ईस्टर्न सी पर, यहां से 150 किलोमीटर दूर, हम एक मौत की लड़ाई लड़ेंगे। मैं अकेला आऊंगा। अगर तुम्हें डर है कि तुम ईस्टर्न सी में दफन हो जाओगे, तो जितनी चाहे उतनी मदद ले आना। उनकी नजरें टकराती हैं। अचानक फेन जुएचेन की बॉडी से एक डीप ब्लैक लाइट निकलती है और वो गायब हो जाता है। उसका ऑरा पूरी तरह से गायब हो जाता है। युनचे अपना हाथ नीचे करता है, चुपचाप राहत की सांस लेता है। उसकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। एक के बाद एक प्रॉब्लम, हर एक पिछली वाली से बड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को उसने सालों पहले छोड़ दिया था, वो इस कदर हैरान कर देने वाले अंदाज में वापस आएगा। युनचे अपना माथा खुजाते हुए सोचता है, ये सच ही है कि अगर तुम जड़ों को भी ना उखाड़ो तो मुसीबत आ ही जाती है। शाओलिंगसी दौड़कर युनचे के पास आई और चिंता जताते हुए उसकी हालत के बारे में पूछा। युनचे ने उसे मुस्कुराकर तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाओलिंगसी की चिंता कम नहीं हुई। उसने युनचे को चेतावनी दी कि वो 3 महीने बाद फेन जुएचेन से लड़ने की गलती बिल्कुल न करे। उसने बताया कि फेन जुएचेन अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इतना कि डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की विशाल आर्मी भी उससे उलझने से डरती है। यह सुनकर युनचे ने पूछा कि लिटिल आंट ने ऐसा क्यों कहा कि उस आदमी ने उन्हें और पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को बचाया है। तब शाओलिंगसी ने पूरी कहानी समझाई। उसने बताया कि 1.5 साल पहले फेन जुएचेन बदला लेने के लिए यहां आया था और उसने शाओ क्लैन के कई लोगों को मार दिया था, लेकिन शाओलिंगसी के बीच में आने पर वो रुक गया। इसके बाद जब 1 साल पहले डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की आर्मी ने शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उनके लीडर ने शाओलिंगसी को किडनैप करने का आदेश दे दिया। ठीक उसी पल फेन जुएचेन ने आकर न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि लीडर और उसके एक साथी को भी मार डाला। उसी ने आर्मी को चेतावनी दी कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जिसकी वजह से शहर अब तक सुरक्षित था। युनचे को तुरंत समझ आ गया कि फेन जुएचेन ने आर्मी पर आगे हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि लिटिल आंट ने उसे रोक दिया था। शाओलिंगसी ने बेबसी से सहमति जताई, ये समझाते हुए कि अगर वो हमला करता तो शहर पर और बड़ी मुसीबत आ सकती थी। इसी बीच नंबर 7 अंडर हेवन ने उस आदमी के डरावने ऑरा का जिक्र करते हुए हैरानी जताई कि युनचे के होम टाउन जैसे लो प्रोफाउंड एनर्जी प्लेन पर इतना स्ट्रांग व्यक्ति कैसे हो सकता है। युनचे ने बस इतना कहा कि यह मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके लड़ने के वादे की वजह से फेन जुएचेन 3 महीने से पहले उसे परेशान नहीं करेगा। इसके बाद युनचे ने अपने साथियों का परिचय कराया। उसने शाओ यूंग को अपना मुंह बोला भाई और नंबर 7 अंडर हेवन को उसकी नई नवेली वाइफ बताया। साथ ही उसने एक रहस्यमयी इशारा भी किया कि उनकी एक और ज्यादा जरूरी पहचान है जो जल्द ही सामने आएगी। फिर युनचे ने अपने ग्रैंडफादर शाओली के बारे में पूछा। यह सुनते ही शाओलिंगसी का चेहरा उदास हो गया। उसने बताया कि 3 साल पहले युनचे की मौत की खबर ने ग्रैंडफादर को तोड़कर रख दिया था। हालांकि उन्होंने बाहर से खुद को शांत दिखाया, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और 1 साल पहले तक वो चलने फिरने से भी लाचार हो गए थे। यह सुनकर युनचे की मुट्ठियां कस गईं और वो तुरंत अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए चल पड़ा। कोर्टयार्ड में पहुंचकर उसने देखा कि एक पूरी तरह से सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी एक बैम्बू की कुर्सी पर बैठा धूप सेंक रहा था। ये उसके ग्रैंडफादर शाओलई थे। जैसे ही युनचे ने कोर्टयार्ड में कदम रखा, शाओलई ने आंखें खोलीं और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। युनचे भारी मन से उनके सामने घुटनों पर बैठ गया और अपनी वजह से उन्हें हुई तकलीफ के लिए माफी मांगी। लेकिन शाओलई ने उसे उठाते हुए कहा कि उसे जिंदा और सही सलामत देखकर उन्हें तकलीफ नहीं बल्कि खुशी है। उन्होंने कहा कि युनचे की किस्मत हमेशा उसे खतरों से बचा लेती है और जब तक वो और लिंगसी सुरक्षित हैं,
उन्हें जिंदगी से और कोई शिकायत नहीं है। जिसके बाद युनचे ने अपने ग्रैंडफादर श्याओली को यह बताते हुए चौंका दिया कि उसने 3 साल पहले इल्यूसोरी डीमन रेल्म का जिक्र किया था। उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। पिछले 3 सालों से वो प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क द्वारा उसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाया गया था और वहां उसे अपने असली माता पिता मिल गए थे। यह सुनते ही शाओली का कमजोर शरीर कांप उठा और उनकी आंखों में अविश्वसनीयता और उम्मीद की एक किरण चमक उठी। इससे पहले कि युनचे अपनी बात पूरी कर पाता, शाओली की नजर कोर्टयार्ड के दरवाजे पर खड़े श्याओयुन पर टिक गई। उसे देखते ही शाओलाई के इमोशंस तेज हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में शाओयुन का नाम पूछा। जब शाओयुन ने अपना नाम बताया तो शाओलाई ने उसे दोहराया, ये कहते हुए कि ये एक अच्छा नाम है जो उसके जन्म शाओ फैमिली और पालन पोषण युन फैमिली दोनों को दर्शाता है। शाओलिंगसी को भी अब सच्चाई का एहसास होने लगा था। शाओली ने बताया कि शाओयुन बिल्कुल अपने पिता शाओयिंग जैसा दिखता है। यह सुनकर शाओयुन की आंखों में आंसू आ गए और उसने पूछा कि क्या शाओली उसके ग्रैंडफादर हैं। पहचान की कंफर्मेशन करने के लिए शाओलाई ने उस रहस्य का खुलासा किया जिसे केवल वे दोनों ही जान सकते थे। उन्होंने बताया कि शाओयुन की मां ने जन्म के समय उसके बाएं हाथ पर एन अक्षर का एक टैटू बनवाया था, ये उम्मीद करते हुए कि वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। हैरान होकर शाओयुन ने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर उस अक्षर को दिखाया जो उसकी पहचान का एक बेजोड़ प्रमाण था। सच्चाई सामने आने पर शाओयुन इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर अपने ग्रैंडफादर के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपनी सेवा न कर पाने के लिए माफी मांगी। इस सीन ने शाओली को पूरी तरह से तोड़ दिया और वो खुशी और राहत के आंसू बहाने लगे। उन्होंने अपने पोते को उठाया और कहा कि उसका सुरक्षित लौट आना और उन्हें अभी भी ग्रैंडफादर मानना ही सबसे बड़ी सेवा है। युनचे ने इस इमोशनल पल में और भी खुशी जोड़ते हुए बताया कि शाओयुन अकेला नहीं लौटा है। उसने इल्यूजोरी डीमन रेल्म में एक किंग की डिग्री हासिल की है और एक टॉप फैमिली की प्रिंसेस से शादी भी कर ली है। यह सुनते ही नंबर 7 अंडर हेवन भी आगे आई और शाओली के सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें ग्रैंडफादर के रूप में प्रणाम किया। अपने खोए हुए पोते को न केवल वापस पाकर बल्कि उसे एक खुशहाल परिवार के साथ देखकर शाओलाई की आंखों की सारी उदासी और निराशा असीम खुशी और संतुष्टि में बदल गई। युनचे ने मुस्कुराते हुए शाओयुन और 7th सिस्टर से अपने ग्रैंडफादर को सहारा देकर अंदर ले जाने के लिए कहा ताकि वे सालों बाद फिर से मिले अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकें। बाहर शाओलिंगसी युनचे के कपड़ों से लिपटी हुई थी। उसकी आंखें एक्साइटमेंट के आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने कहा, यह सच में बहुत अच्छा है। मैंने डैड को इतना खुश कभी नहीं देखा। हमारा परिवार सच में एक हो गया। यह एक सपने जैसा लग रहा है। युनचे ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, खैर, शाओयुन को तो तुम्हें लिटिल आंट बुलाना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी बात है, हमारा खून का रिश्ता तो है नहीं और तुम मुझसे छोटी हो। मुझे तो तुम्हें लिटिल सिस्टर लिंगसी बुलाना चाहिए। मैं सालों से बेवजह तुम्हें लिटिल आंट बुला रहा हूं। कितना नुकसान हो गया। लिटिल सिस्टर लिंगसी? शाओलिंगसी ने उसके हाथ पर चुटकी काटी और गुस्से से कहा, यह तुम मुझे बुला सकते हो क्या? मैं तुम्हारी लिटिल आंट हूं और हमेशा रहूंगी। तुम अपने से बड़े की बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहे हो। युनचे ने नाटक करते हुए चिल्लाया, लेकिन तुम जानती हो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। शाओलिंगसी ने गर्व से जवाब दिया, मेरे डैड तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, इसलिए मैं तुम्हारी सीनियर हूं। तुमने कहा शाओयुन तुम्हारा मुंह बोला भाई है और मैं उसकी लिटिल आंट हूं, तो बिल्कुल तुम्हें भी मुझे लिटिल आंट बुलाना ही होगा। यह मत सोचना कि अब मेरा असली भतीजा वापस आ गया है तो तुम बेइज्जती कर सकते हो। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने उसे करीब खींच लिया और उसे गहराई से किस किया, उसके विरोध को शांत कर दिया। उसकी जद्दोजहद धीरे धीरे कमजोर पड़ गई और उसके हाथ हिचकिचाते हुए उसके चारों तरफ लिपट गए। जब उसने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, उसकी शर्म पिघल गई। जब वो आखिरकार अलग हुए तो वो उसके सीने से लग गई, धीरे धीरे हाँफ रही थी। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें नम थीं। युनचे ने नीचे देखा और धीरे से पुकारा, लिटिल आंट। शाओलिंगसी ने अपना माथा उसके सीने से लगा लिया और उसे और जोर से पकड़ लिया और कहा, बात मत करो, बस ऐसे ही थोड़ी देर मुझे गले लगाए रखो। युनचे शांत हो गया, उसे करीब पकड़े हुए, ये चाहते हुए कि यह पल हमेशा के लिए रुक जाए। सीन शिफ्ट होता है सनमून डिवाइन हॉल के एक मिस्टीरियस स्पेस के अंदर। एल्डर ये गायंग अपने मास्टर हेवनली मोनार्क ये मेक्सी के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा था। ये मेक्सी एक शांत आवाज में पूछता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इमेंस थी।
जो कुछ भी तुमने कहा, क्या वो सब सच है? ये गाइंग बड़े रिस्पेक्ट से अपनी रिपोर्ट को कंफर्म करता है और युनचे के मिस्टीरियस मास्टर की मिथिकल गॉड लाइक पावर्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है, एक वर्ल्ड क्रिएट करना, वॉइड को तोड़ देना, एक ऐसी ऑरा जो पूरे हेवंस को कवर कर ले, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। युनचे जैसा फ्रीक सिर्फ ऐसे मास्टर के गाइडेंस में ही बन सकता है। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही जिनसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा, वो मेंबरशिप लेकर कल का वीडियो आज ही देख पाएंगे।